अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग सेंटर। आज जो है हम 10th स्टैंडर्ड के इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए मैथ्स 2 का 3rd चैप्टर लाए हुए हैं, सर्कल। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जो चैप्टर है ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो है सर्कल, ये बहुत वास्ट चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें जो है बहुत सारे फॉर्मूलेज और थेरम्स भी यूज़ हुए हैं। तो ये जो चैप्टर है, तो इस चैप्टर में फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या देखना है कि सर्कल होता क्या है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सर्कल? फर्स्ट वी सी व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सर्कल। द सेट ऑफ पॉइंट्स equidistant from a fixed point in a plane is a circle. The definition of circle. And a fixed point is called the center of the circle. The fixed point is called the center of the circle. And fixed distance is called the radius of the circle. Radius is also the segment joining the center and midpoint on the circle. द रेडियस क्या होता है? जो फिक्स्ड पॉइंट होता है जिससे हम सर्कल खींचते हैं, तो फिक्स्ड पॉइंट जो होता है वो फिक्स्ड पॉइंट और सर्कल का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है सर्कल की डेफिनेशन थी। तो स्टूडेंट्स, हम जो है हमारा जो सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो हमने देखा कि द डेफिनेशन ऑफ सर्कल और सेंटर ऑफ द सर्कल, व्हाट इज सेंटर ऑफ द सर्कल एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो फर्स्ट पॉइंट, ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। नाउ स्टूडेंट्स, हमको पता है कि सर्कल में जो है वो व्हाट इज सेंटर, सेंटर क्या होता है, व्हाट इज रेडियस, रेडियस क्या होता है, एंड व्हाट इज कॉर्ड, कॉर्ड क्या होता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉर्ड? Anyone know? A chord is a segment whose end lies on the circle. In the figure, segment AB is a chord. Circle can have infinite chord. ये AB क्या है? हमारे फिगर में chord है, और जो है सर्कल में हम बहुत सारे chord खींच सकते हैं, यहाँ से खींच सकते हैं, यहाँ से खींच सकते हैं, ये सब क्या है? chord है। और वो chord जो सेंटर से गुजरता है उसे जो है हम क्या कहते हैं? डायमीटर। डायमीटर इज़ द बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। जो है वो डायमीटर कॉर्ड है, लेकिन कॉर्ड डायमीटर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारा रिवीजन था कि हमने देख लिया व्हाट इज सर्कल, सेंटर, कॉर्ड, रेडियस, डायमीटर एक्सेट्रा। ओके, एंड हम आवर फर्स्ट पॉइंट इज OM इज परपेंडिकुलर ऑन AB। ठीक है, OM is perpendicular on AB. Then AB, then here AM is equal to MB. Here is AM. This is a AM, not AB. This is a AM. AM is equals to MB. Then A dash M dash B. Means जब सर्कल के सेंटर से उसके कॉर्ड पर हम जो है परपेंडिकुलर खींचते हैं, हम परपेंडिकुलर बनाते हैं, तो वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। वो दोनों इक्वल होते हैं पार्ट्स AM एंड MB। Now the next one is the segment joining the center of the circle and the midpoint of its chord is perpendicular the chord. Okay, तो जो सेगमेंट जो ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स कॉर्ड, तो इसका जो है सेम थिंग हम देख सकते हैं। अब हमको क्या दिया हुआ है कि सेंटर ऑफ द सर्कल और मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, यानी कॉर्ड के मिड पॉइंट और सेंटर ऑफ द सर्कल को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वो जो है वो कॉर्ड पर क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर हो जाता है। यानी ये OMA एंड OMB बोथ आर 90 डिग्री। नाउ द नेक्स्ट वन इज congruent chord of a circle are equidistant from the center of the circle. Now look here in the figure, OM and ON are जो both are perpendicular on chord AB and chord CD. AB and CD, AB और CD दो chord है सर्कल के, और OM और ON क्या है? उन पे परपेंडिकुलर हमने खींचे हैं। तो जो हमने chord AB और CD पर परपेंडिकुलर खींचे हैं
वो जो है उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, इक्वी डिस्टेंस, हमको तो पता है ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं, लेकिन ये अगर ए बी और सी डी ये कॉर्ड अगर इक्वल है, अगर ये कॉर्ड दोनों इक्वल है, कॉन्ग्रेंट है, ये दोनों कॉर्ड कॉन्ग्रेंट है, मीन इसका ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर, तो उसको बोलते हैं हम कॉन्ग्रेंट, है ना। तो कॉन्ग्रेंट कॉर्ड है तो वो अगर दोनों कॉर्ड कॉन्ग्रेंट होंगे तो अगर हम उन पे परपेंडिकुलर खींचते हैं तो वो जो है सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे होंगे, यानी इक्वी डिस्टेंस मीन डिस्टेंस ऑफ ओ एम और डिस्टेंस ऑफ ओ एन, डिस्टेंस ऑफ ओ एम एंड डिस्टेंस ऑफ ओ एन बोथ आर कॉन्ग्रेंट, ये भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ठीक है। गुड। नाउ द नेक्स्ट वन इज फोर्थ, द chord of a circle equidistant from the center of a circle are congruent. The chord of a circle, which one is called PQ and RS, are both are chords of the circle equidistant from the center of a circle. अगर वो सर्कल से दो कॉर्ड दिए हुए, अभी हमको ये नहीं दिया हुआ है, इस हमने थर्ड पॉइंट में क्या देखे, हमने देखे कि ए बी और सी डी दो कॉर्ड है और दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो अगर हम सेंटर से उन पे परपेंडिकुलर खींचते हैं तो सेंटर से बोथ कॉर्ड का जो है डिस्टेंस भी सेम होगा। लेकिन अब हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है कि ओ एन और ओ एम दोनों इक्वल है, यानी पी क्यू और आर एस ये इक्वी डिस्टेंस पर है और इसमें परपेंडिकुलर है कॉर्ड पर, तो वो कॉर्ड भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो जो है ये इसका क्या है, अपोजिट हो जाएगा। इससे पहले भी हमने देखे थे, इसका ये कन्वर्स हो जाएगा, तो इसका ये हो गया कन्वर्स। ओके ओके, द नेक्स्ट वन इज इनफिनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स कैन पास थ्रू वन पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट्स हम तुमको बता रहे हैं जो कि तुमको एक्सरसाइजेस सॉल्व करने में मदद कर सकते हैं, या तो तुमको फिलअप्स में आ सकते हैं ये। और तुमको तो पता है कि एमसीक्यूज़ भी होते हैं इसमें, एमसीक्यूज़ टाइप क्वेश्चंस में भी ये आते हैं और होंगे आपको, आप प्रॉब्लम सेट थर्ड में भी देख सकते हैं, उसके बाद भी एक्सरसाइजेस होते हैं उसमें भी आप देख सकते हैं। तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सर्कल कैन पास थ्रू वन पॉइंट, को एक पॉइंट दिया हुआ है हमको, तो वो पॉइंट से हम बहुत सारे सर्कल जो है वो गुजार सकते हैं, बना सकते हैं, तो इसका कोई नंबर नहीं है। तो इन्फिनाइट ये नहीं कि नो लिमिट, अनलिमिटेड सर्कल कैन ड्रॉ थ्रू वन पॉइंट। ओके, now the next one is infinite number of circle pass through two distinct point, और अगर हमको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट दिए हुए हैं तो इससे भी जो है हम बहुत सारे सर्कल्स जो है वो बना सकते हैं। देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री कॉलिनियर पॉइंट्स। हमको थ्री कॉलिनियर पॉइंट, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स यानी 3 पॉइंट्स हमको अलग अलग दिए हुए, एक लाइन में नहीं है, उसको बोलते हैं नॉन कॉलिनियर पॉइंट। इससे हमको सर्कल गुजारना है, सर्कल बनाना है, इससे सर्कल खींचना है हमको, तो इससे से हम ओनली वन सर्कल ही खींच सकते हैं। अगर हमने दूसरा सर्कल खींचे तो भी वो उसी पर आएगा। हाँ, हम ये एक पॉइंट को पकड़ के दूसरा सर्कल खींच सकते हैं, लेकिन तीनों लाइन को अगर हमको उसमें इन्वॉल्व करना है, उसमें ऐड करना है, तो सिर्फ ओनली वन सर्कल, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। Now last point is no circle can pass through three collinear points। 3 कॉलिनियर पॉइंट्स से मीन्स ये इसको बोलते हैं कॉलिनियर पॉइंट, जो एक लाइन में होते हैं ना, तो ये कॉलिनियर पॉइंट्स है। ठीक है, तो इनसे हम कैसे सर्कल बनाएंगे, यहाँ से बनाएंगे तो ये पॉइंट छूट जाएगा, अगर यहाँ से बनाएंगे तो ये पॉइंट छूट जाएगा, तो हम बना ही नहीं सकते। तो नो सर्कल कैन पास थ्रू थ्री कॉलिनियर पॉइंट्स, 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से हम जो है वो कोई भी सर्कल नहीं खींच सकते। What is our 9th point? The 9th point is about tangent. Now we should know what is tangent. In this figure, line M and the circle have one and only one point P in common. In the figure, line M and the circle have one and only one point P in common. Such a line is called the tangent of the circle,
and the common point is called contact point. What is called the common point? And the common point is called the contact point. Okay, clear it? Very good. Now see what is the given here. Line M is tangent and point P is a contact point, isn't it? Then the next one, line L is second. Line L, this one is line N, and the line L is called the second of the circle. In this figure, लाइन L जो है वो सर्कल के अंदर से जा रहा है. जिस तरह जो है टेंजेंट जो है सर्कल के कोई एक पॉइंट को टच करके एक्सटर्नली सर्कल को टच करके जब कोई एक लाइन जाती है तो जो पॉइंट पर सर्कल को वो टच करके जा रही है वो कॉमन होता है, वो लाइन और वो सर्कल के बीच में, तो उसे हम कहते हैं टेंजेंट और वो पॉइंट को कहते हैं कॉन्टेक्ट पॉइंट, है ना. अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज सेकेंड. सेकेंड मीन्स इन सेकेंड जो है लाइन सर्कल के एक्सटर्नली नहीं बल्कि इंटरनली होकर जाएगी. लाइन जब सर्कल को इंटरनली टच करके जाएगी तो वो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे जो है वो उसको कट करेगी. लाइन एल इज अ सेकेंड एंड पॉइंट ए एंड बी आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो ये ए और बी ये दोनों पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है. A tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius of the point of contact. Means सर्कल पर कोई भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट बनाते हैं तो वो जो है वो अगर हम सेंटर से एक लाइन उसको खींचते हैं, एक लाइन हम पास करते हैं तो वो उस पर क्या होता है ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर होता है. अगर ये हमारी फिगर ऐसी है, हमने जो है यहाँ पर समझो हमने यहाँ पर जो है वो बनाया है कॉन्टेक्ट पॉइंट, यहाँ से जो है हमारा जो है टेंजेंट जा रहा है तो सेंटर ऑफ द सर्कल से अगर हम ये टेंजेंट कॉन्टेक्ट पॉइंट को टच करते हैं तो ये क्या हो जाता है, इस पर परपेंडिकुलर हो जाता है. ओके, समझ में आ गया? वेरी गुड. अब इसके बाद हम देखते हैं देन लाइन एम perpendicular to segment OP. Line M is a perpendicular to segment OP. 12th point is a circle can have infinite number of tangent. एक सर्कल के जो एक सर्कल हमने खींचा है उसके इनफिनाइट यानी कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, बहुत सारे जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसमें हम बहुत सारे टेंजेंट बना सकते हैं. ये पॉइंट से ये पॉइंट से ये पॉइंट से ये पॉइंट से बहुत सारे टेंजेंट बना सकते हैं. ओके. वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट अ गिवन पॉइंट ऑन द सर्कल. बट हमको 12 पॉइंट में कोई पॉइंट दिया हुआ नहीं था सर्कल पे कि ये पॉइंट से हमको टेंजेंट बनाना है. तो कोई भी पॉइंट पर बनाओ तो कोई भी पॉइंट पर हम कहीं पर भी बना सकते हैं, इनफिनाइट बना सकते हैं, अनलिमिटेड बना सकते हैं. बट इफ़ द पॉइंट इज़ गिवन, अगर हमको पॉइंट दिया हुआ है और उसी गिवन पॉइंट पे अगर हमको टेंजेंट बनाना है, सी यहाँ पर हमने ये खींच लिए, उसके बाद हमको सपोज़ यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, ये वाला यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर, और हमको बोला गया है ये पॉइंट से जो है टेंजेंट बनाओ. तो जो है वो पॉइंट से जो है हम सिर्फ वन एंड ओनली वन टेंजेंट ही हम इससे गुजार सकते हैं. इससे एक ही टेंजेंट गुजरेगा, इसीलिए हम लिख रहे हैं कि ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट अ गिवन पॉइंट ऑन द सर्कल. ओके. 14th point is no tangent can be drawn from a point in the interior of a circle to that circle. No tangent, देखो यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है ना. No tangent can be drawn from a point in the interior. अभी हम जैसे जैसे पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक के ही सब पॉइंट्स है बच्चों, हम पॉइंट्स पढ़कर तुमको एक्सप्लेन कर रहे हैं जो कि तुमको तो फिलिप्स में आ सकते हैं या एमसीक्यूज में आ सकते हैं या फिर हमको सॉल्यूशन में आ सकते हैं. तो अगर कोई पॉइंट हमको एक सर्कल के इंटीरियर दिया हुआ है यानी अंदर की तरफ दिया हुआ है तो हम उससे कोई भी टेंजेंट नहीं बना सकते. से हम 15th point is
two tangents can be drawn to a circle from the point in the exterior of the circle. Okay, here हमने 14 पॉइंट में क्या देखा कि सर्कल के इंटीरियर अगर हमको पॉइंट दिया जाए तो हम उससे टेंजेंट ड्रॉन नहीं कर सकते, बट हियर हमको सर्कल दिया हुआ है, सर्कल के एक्सटीरियर में हमको एक पॉइंट दिया हुआ है, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। अगर सर्कल के एक्सटीरियर यानी बाहर की तरफ हमको कोई पॉइंट दिया हुआ है, बाहर एक्सटीरियर, नॉट ऑन द पॉइंट, हियर सी ऑन द पॉइंट अगर हम बोलते हैं सर्कल के ऑन द सर्कल तो ये होता है सर्कल के ऊपर, सर्कल पर, बट एक्सटीरियर मीन्स कहीं पर भी तुम ले सकते हो पॉइंट। तो उससे जो है हम कितने टेंजेंट बना सकते हैं, तो देखो यहाँ से हम एक ऐसा टेंजेंट यहाँ से इसको टच करते हुए बना सकते हैं, इसको टच करते हुए यहाँ पे, यहाँ से एक हम टेंजेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, कितने बना सकते हैं, 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम द पॉइंट इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। द नेक्स्ट वन इज 16th point is tangent segment drawn from an external point to a circle are congruent, ठीक है। अभी हमने बताया कि एक्सटीरियर ऑफ द पॉइंट से ओनली 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, हम एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉन कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे हमने बनाकर बताए हुए हैं PQ and PR आर 2 टेंजेंट ऑफ एक्सटर्नल पॉइंट P। तो ये जो टेंजेंट हम 1 पॉइंट से जो 2 टेंजेंट ड्रॉन कर रहे हैं, तो ये दोनों टेंजेंट आर कॉन्ग्रुएंट, यानी PQ कॉन्ग्रुएंट PR, ओके। Here, if 2 circles touch each other externally, if 2 circles, look here, यहाँ फिगर में हमने आपको बताया है यहाँ पे 2 सर्कल्स है जो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर इज इक्वल टू द सम ऑफ दियर रेडियस। तो डिस्टेंस ऑफ दियर रेडियस, तो इनके रेडियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो इनके सेंटर्स का जो डिस्टेंस है, ये सर्कल का सेंटर है और ये सर्कल का सेंटर है। द डिस्टेंस ऑफ दियर सेंटर्स का जो डिस्टेंस है तो उनके रेडियस का डबल सम के बराबर होगा, यानी उनका जो है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द 2 एक्सटर्नली टच सर्कल्स आर इक्वल टू दियर सम ऑफ दियर रेडियस। तो उनके रेडियस को प्लस करेंगे तो आएगा, देखो यहाँ पर R1 एंड R2, R1 और R2 का अगर हम प्लस करते हैं तो इनके बीच का इक्वल हो जाएगा, इनका सेंटर हमको जो है इसका मेजरमेंट मालूम हो जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स तो हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2। एक्सरसाइज है, तुम जो है वो पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी। नाउ लुक हियर, इफ़ 2 सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली, यहाँ पर सर्कल्स एक्सटर्नली टच थी, बट हियर देखो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है 2 सर्कल्स है लेकिन वो इंटरनली एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ दियर रेडियस, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ दियर, तो इनके सेंटर्स, वन सेंटर बड़े सर्कल का सेंटर ये होगा, छोटे सर्कल का सेंटर ये होगा। तो अगर हमको इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, ये बड़े सर्कल का जो रेडियस है उसमें से ये जो छोटे सर्कल का रेडियस है ये माइनस कर देंगे। तो देखो, इफ़ 2 सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनल, डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ दियर रेडियस, मीन्स उनको हमको क्या करना पड़ेगा, R2 माइनस R1 यहाँ पे हमने ऐड किए थे और यहाँ पे हम क्या करें, उसका डिफरेंस करेंगे, यानी इसको माइनस करेंगे, ओके। नाउ in 19, arc of a circle, this one is the arc of a circle, AB is the arc of a circle that divide the circle in 2 parts, that is AB and AYB. arc means ये जो ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल जो सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो हर एक पार्ट को हम आर्क कहते हैं। आर्क ऑफ अ सर्कल, आर्क AXB, तो हम यहाँ पर x बना देंगे तो ये बन जाएगा हमारा AXB एंड आर्क AYB। आर्क AYB आर 2 आर्क्स फॉर्म ड्यू टू सेकेंड L। तो ये जो सेकेंड हमने बनाया है L, इसको ट्रांसवर्सल भी बोल सकते हैं या सेकेंड भी बोल सकते हैं। तो ये जो हमने सेकेंड बनाए हैं L, जो A और B 2 पॉइंट पर डिस्टिंक्ट पॉइंट पे सर्कल को टच कर रहे हैं,
तो ये जो है 2 आर्क, इसकी वजह से हमको 2 आर्क बने हुए मिले हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज measure of semicircle arc is 180 degree and measure of complete circle is 360 degree. Now see here, what is semicircle? ये हमारा फुल सर्कल है, ठीक है, ये फुल सर्कल है, तो ये फुल सर्कल का मेजरमेंट होता है 360। उसी तरह जो सेमी सर्कल होता है, सेमी सर्कल का मेजरमेंट जो है वो 180 डिग्री का होता है। ओके। 21 an angle in the plane of the circle with its vertex at the center is called central angle. ठीक है, now look here, what is this one is a central angle, central angle, and what is central? an angle in the plane या सर्कल में ऐसा एंगल विथ वर्टेक्स एट द सेंटर। तो इसका जो सर्कल का सेंटर और एंगल का जो वर्टेक्स है, एंगल का जो वर्टेक्स जिस पर एंगल बन रहा है, दोनों एक ही है। तो यहाँ पर जो सेंटर पर जो भी एंगल बनेगा इन सिंपल इन सर्कल, अगर सर्कल के सेंटर पर अगर हम कोई एंगल बनाते हैं तो उसको सेंट्रल एंगल कहते हैं। अब सेंट्रल एंगल हमने बना दिए, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे पी एक्स क्यू क्या बन रही है, ये एक आर्क है, कौन सी, पी एक्स क्यू एक आर है। तो इन सेंट्रल एंगल ये और उसके सामने की आर्क पी एक्स क्यू दोनों का मेजरमेंट सेम होता है, यानी अगर ये 60 डिग्री है तो आर्क भी क्या हो जाएगी, 60 डिग्री की हो जाएगी। ठीक है ना। 22 पॉइंट ये है इसका, हमने पहले ही बताए थे कि ये थोड़ा वास्ट लेसन है, बड़ा लेसन है, इसमें बहुत सारे, अगर हम चाहो तो हमने अभी कुछ यहाँ पे 30-32 हमने इसके पॉइंट्स निकाले हुए, लेकिन और अगर डीप में जाएं तो और 30-35 हम इसके पॉइंट्स निकाल सकते हैं। बट हमने वही पॉइंट्स जो तुमको चैप्टर से रिलेटेड है, जो तुमको एक्सरसाइजेस से रिलेटेड है, जो तुमको यूज़ होने वाले हैं, ज़्यादातर हमने कम से कम यानी कि इम्पोर्टेंट ज़्यादा निकालने की कोशिश की, जिन पर ज़्यादा एक्सरसाइजेज एग्जाम्स में भी पूछी जाती है, हमने ज़्यादातर वही पॉइंट्स पर फोकस किया हुआ है। तो 22nd क्वेश्चन हमारा पॉइंट है कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रेंट कॉर्ड सी डी। ए बी और सी डी दोनों कॉर्ड अगर कॉन्ग्रेंट हमको इसमें गिवन है, तो आर्क ए सी और आर्क बी डी, अगर ये दो कॉर्ड कॉन्ग्रेंट है, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है ये दोनों आर्क क्या है, कॉन्ग्रेंट है, तो ये इसके थ्रू जो भी ये दोनों कॉर्ड अगर कॉन्ग्रेंट है, तो इसकी वजह से जो हमको आर्क मिल रहे हैं वो आर्क भी जो क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। सपोज अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। तो उसका रीज़न हम लिख सकते हैं व्हेन टू कॉर्ड्स आर congruent then their arc is also similar congruent. Now look here, inscribed angle. What is inscribed angle? In the figure, O is the center of the circle. Point Q lies on the circle. Point Q lies on the circle. The arms of angle PQR intersect the circle at point P and R. Such an angle is called an inscribed angle. In the figure, PQR is inscribed in arc PQR. Now, ये डेफिनेशन को जो है हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, आप लोग सुनेंगे। इन द फिगर O is the center of the circle. Point Q lies on the circle. The arms of angle PQR intersect the circle at point P and R. Such an angle is called an inscribed angle. In the figure, angle PQR is a inscribed angle in arc PQR. अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो हमने अभी सेंट्रल एंगल सीखा, किसको कहते हैं, सेंट्रल एंगल। मीन्स अगर हमने यही फिगर को हमने यहाँ से एक एंगल अगर हम बनाते हैं, दूसरा एंगल अगर हम यहाँ से बना रहे हैं, ये वाला एंगल, अगर हम यहाँ से एक एंगल खींच रहे हैं, है ना, तो ये एंगल क्या रहेगा, सेंट्रल एंगल रहेगा। क्या रहेगा, ये सेंट्रल एंगल रहेगा, क्योंकि ये सेंटर पे बन रहा है ना। लेकिन अभी जो हम बना रहे हैं, ठीक है,
यहाँ पर जो एंगल बता रहे हैं, ये एंगल कहाँ पर बन रहा है, ऑन द सर्कल, पॉइंट सर्कल के ऑन द सर्कल पर एक पॉइंट है, उस पर हम जो है वो क्या बना रहे हैं, एंगल बना रहे हैं। यानी कि कहीं पर भी तुम बना सकते हैं। सपोज़ हमने ये जो है यहाँ पर हमने सर्कल बनाया बच्चों। अब हम यहाँ पर ये पॉइंट को, वन पॉइंट को पकड़कर यहाँ पे अगर हम एंगल बना रहे हैं तो ये भी इंस्क्राइब एंगल है। अगर तुमने यहाँ पर एक बनाए हुए हैं तो ये भी इंस्क्राइब एंगल है। यहाँ पे तुमने बनाए हुए हो तो ये भी इंस्क्राइब एंगल है। तो ये सबको हम इंस्क्राइब एंगल बोलते हैं। इसको कहते हैं, आपको है याद रखना है। तो अगर ये इंस्क्राइब एंगल है तो PQR PQR जो है वो इंस्क्राइब एंगल है, ठीक है। अब आर्क PSR, इंस्क्राइब एंगल के बाद, इंस्क्राइब एंगल के जो आर्क है, एंगल के जो रेज है, ये रेज की वजह से इसके बाद जो बीच में जो हमको आर्क मिल रहा है ना, ये वाला ध्यान रखो, बच्चे ना कंफ्यूज रहते हैं। ये वाली आर्क, ये वाला आर्क जो मिल रहा है ना हमको, ये एंगल के बिल्कुल बीच का ये एंगल बन रहा है, इसके बीच में जो ये हमको आर्क मिल रहा है, इसको हम इंटरसेप्टेड आर्क कहते हैं। तो PSR क्या है, इंटरसेप्टेड आर्क है, और PQR इंस्क्राइब एंगल है। क्योंकि जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो तुमको जो है ड्यूरिंग क्वेश्चन सॉल्विंग हमको, जब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो हमको डायरेक्टली इंस्क्राइब एंगल एंड द इंटरसेप्टेड आर्क, ऐसे हमको डायरेक्टली ये वर्ड्स आते हैं। तो ये वर्ड्स डायरेक्टली आते हैं जिनका मतलब, मीनिंग हमको सही तौर पे जो है हम हमारे दिमाग में ये वाज़े नहीं होता कि किसको जो है वो इंस्क्राइब एंगल कहते हैं और किसको इंटरसेप्टेड आर्क कहते हैं। बच्चे थोड़े से नहीं समझ पाते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर तुमको एकदम अच्छे से डेफिनेशन के साथ समझाया है कि इंस्क्राइब्ड एंगल, सेंट्रल एंगल, इंटरसेप्टेड आर्क किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये तो सिर्फ डेफिनेशन थी, इसमें कोई अभी तक हमने फार्मूला या थ्योरम यूज़ नहीं किया। अब हम देखते हैं मेजर एंगल PQR। तो यानी PQR का जो भी मेजरमेंट होगा वो उसके सामने जो आर्क है, इंटरसेप्टेड आर्क है PSR, इसका ये हाफ होगा। यानी अगर हमको सपोज़ PSR जो है वो 80 डिग्री का दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है कि PSR 80 डिग्री का है, तो PQR कितना हो जाएगा, इसका हाफ, यानी कि ये हो जाएगा 40 डिग्री, ओके। और अगर हमको ये इंस्क्राइब एंगल दिया हुआ है कि ये 60 डिग्री का इंस्क्राइब एंगल है, तो इसकी इंटरसेप्टेड आर्क जो है का मेजरमेंट डैश होगा। तो इसका हमको पता है ये इसका हाफ है, तो सामने का इंटरसेप्टेड जो इसका डबल हो जाएगा, यानी 120, ओके। या तो ये इसका हाफ हो जाएगा या आर्क जो है इसका डबल हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ द 24th पॉइंट इज corollaries of inscribed angle theorem. What is corollaries? See here. हमने जो है यहाँ पर दो इंस्क्राइब्ड एंगल बनाए हुए हैं, एक है ABD, ठीक है, और दूसरा है ACD। इसमें कॉमन क्या है, दोनों जो इंस्क्राइब्ड एंगल के साथ इंटरसेप्टेड इनका जो आर्क है, दोनों इंस्क्राइब्ड एंगल का इंटरसेप्टेड आर्क जो है वो सेम है। दोनों एंगल जो है वो सेम आर्क पर बने हुए हैं, इनके सामने का इंटरसेप्टेड आर्क दोनों की सेम है। तो ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं कॉरोलरीज ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। और हमको पता है कि इंटरसेप्टेड अगर आर्क यहाँ पे ये हमको दी हुई है 80 डिग्री, तो इसके इंस्क्राइब एंगल 40 के होंगे, यानी ये दोनों भी 40 के होंगे। यानी कॉरोलरीज ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम में ये एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। एंगल्स इंस्क्राइब इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर एंगल ABD is congruent to angle ACD. Now the 25th one is angle inscribed in a semicircle is right angle, okay. Angle inscribed in a semicircle, अभी हमारा inscribed angle ही है, बट वो सेमी सर्कल, उसकी सामने की इंटरसेप्टेड आर्क क्या है, सेमी सर्कल है। इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, इंस्क्राइब्ड आर्क इन अ सेमी सर्कल।
ये देखो ये हमारा पूरा सर्कल है, यानी सेमी सर्कल, यानी इसके हाफ सर्कल, इसका हाफ सर्कल जो है उसकी इंटरसेप्टेड आर्क हाफ सर्कल है, तो वो कितना रहेगी, ये राइट एंगल रहेगी। कैसे, हमने बताया था तुमको, फुल सर्कल जो है वो 360 डिग्री का है, फुल सर्कल 360 डिग्री का है, तो इसका हाफ सर्कल कितना रहेगा, 180 डिग्री का रहेगा, और ये इंस्क्राइब एंगल इसका हाफ रहेगा, यानी ये हो जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पे मेजर एंगल ए बी सी इज़ 90, मेजर आर्क ए सी इज़ 180। आर्क को हम 3 लेटर्स में भी लिख सकते हैं या 2 लेटर्स में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखे ए सी, और अगर बीच में कोई पॉइंट अगर ओ ले लेते तो हो जाता है ये ए ओ सी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आर्क को 2 लेटर या तो 3 लेटर्स में भी लिख सकते हैं। आई थिंक आपको ये इंस्क्राइब्ड और इंटरसेप्टेड और सेमी सर्कल आर्क वगैरह जो है वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कुछ डाउट्स होंगे शायद से क्लियर हो रहे होंगे मे बी। ओके, नाउ 26 इज अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक। देखो यहाँ पे ये सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना। फर्स्ट वी नो व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल whose all vertices lies on the same circle in a cyclic quadrilateral, है ना। अ क्वाड्रिलेटरल मीन जिनकी ऐसा फिगर जिनके 4 साइड्स होते हैं उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल whose all vertices lie on the same circle is a cyclic quadrilateral. In the figure, point A, B, C and D lie on the same circle. This यानी कि ये सर्कल को, एक ही सर्कल को जो है वो टच कर रहे हैं, एक ही सर्कल पे इनके वर्टाइसेस है, तो ये देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ साइक्लिक और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट्स एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। जो पॉइंट है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है, ये अपना रिवीजन था, लेकिन साइक्लिक अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट यानी ए एंड सी है ना, लुक हियर डी ए बी एंड डी सी बी। ये डी ए बी मीन्स ये वाला एंगल और डी सी बी मीन्स ये वाला एंगल, दोनों क्या रहेंगे, सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री के रहेंगे। इसी तरह ए बी सी एंड ए डी सी, दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री के होंगे। तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते ही है पेपर के लिए हिसाब से, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, हमारा जो है वो 27 जो पॉइंट है वो देखते हैं हमारे सर्कल का। हमने 26 पॉइंट्स पूरे देख लिए हैं, अब हमारा 27th पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ पे हमको सर्कल दिया हुआ इन द फिगर कॉर्ड ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई इनसाइड द सर्कल। ठीक है, हमको यहाँ पे सिर्फ इतना दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है कि ए बी और सी डी जो कॉर्ड है वो इक्वल है। इससे पहले हमने सेम फिगर किया था, ध्यान देंगे, उसमें हमको क्या दिया हुआ था, ए बी और सी डी दोनों जो है वो एक सर्कल के ए बी और सी डी दोनों कॉर्ड अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनसे बनने वाले जो आर्क होते हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, हमने देखे थे। बट ये हमको सिर्फ दिया हुआ ये 2 कॉर्ड है ए बी और सी डी जो कि ई पॉइंट पर जो है दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ए ई सी, ये जो मेजरमेंट है ए ई सी और डी ई बी, ये दोनों एंगल्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ये दोनों एंगल क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। हमको यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है और बोला हुआ है ए बी और सी जी जो है एक दूसरे को इंटरनली सर्कल में जो है एक दूसरे को कट कर रहे हैं एट पॉइंट ई। तो इसकी वजह से 2 एंगल बन रहे हैं, ए ई सी हियर और डी ई बी हियर। ये दोनों एंगल क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। हाफ ऑफ आर्क ए सी देन हाफ ऑफ आर्क ए सी प्लस हाफ ऑफ आर्क डी बी। तो ये दोनों एंगल जो इक्वल है वो जो है, ये दोनों एंगल हमको दिए हुए हैं, ये दोनों एंगल इक्वल है। ओके, अब ये दोनों एंगल इक्वल है तो इनके जो आर्क बन रहे हैं ए सी और डी बी, इनके अगर हम हाफ करेंगे ए सी और डी बी, हाफ ऑफ मेजर आर्क ए सी एंड हाफ ऑफ स्टूडेंट्स लुक हियर,
एंगल AEC एंड एंगल DEB जो है ये दोनों इक्वल है और ये किसके बराबर होंगे, इधर दिया हुआ है हमको हाफ ऑफ आर्क AC प्लस हाफ ऑफ आर्क BD के ये एंगल्स बराबर होंगे। ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, लेकिन ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये किसके बराबर होंगे, ये दोनों हाफ ऑफ आर्क AC प्लस हाफ ऑफ आर्क BD के ये बराबर होंगे। तो हाफ ऑफ आर्क AC प्लस हाफ ऑफ आर्क BD, यानी इन दोनों आर्क को अगर हम ऐड करते हैं, जैसे कि ये दिया हुआ है 30 डिग्री, ये दिया हुआ है 40 डिग्री, तो ये दोनों को प्लस करेंगे हम दोनों आर्क को, और जो है उसको हाफ से, ये 70 हो जाएगा, उसको हाफ से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 35 डिग्री हो जाएगा ये मेजरमेंट। ओके, देन एंगल AED एंड एंगल CEB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ आर्क AD प्लस हाफ ऑफ आर्क CB। इसी को यहाँ पे रिपीट किया हुआ है, ठीक है, यही चीज़ को यहाँ पे हमने रिपीट किए हैं, ये दोनों जो है वो सेम है, इक्वल है। Now students, our 28th point is chord AB and CD intersect at point E outside the circle। अब हमको यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है। अभी तक हमारे कॉर्ड जो इंटरसेक्ट हो रहे थे वो इंटरनली हो रहे थे, यानी सर्कल के अंदर ही वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे, बट हियर इन दिस फिगर ये जो कॉर्ड है एक्सटर्नली आउटसाइड, यानी आउटसाइड में एक पॉइंट है, वहाँ पर जाकर ये कॉर्ड मिल रहे हैं। जैसे ये कॉर्ड जा रहा है तो बाहर यहाँ तक, और ये जा रहा है यहाँ पे जाके एक दूसरे को कट कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एंगल BED, दिस वन इज एंगल BED इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क BD प्लस मेजर आर्क AC। तो इनके सामने दो आर्क है, एक तो BD है और एक AC है। इससे पहले जो हमने पढ़े थे बच्चों के, अगर सर्कल के कॉर्ड सर्कल के इंटरनली अंदर की तरफ ही एक दूसरे को कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो एंगल्स का मेजरमेंट जो है दो कॉर्ड के थ्रू जो भी आर्क बने हुए हैं उनके एडिशन के हाफ के बराबर होता है। बट हियर सेम सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पे कॉर्ड जो है वो एक्सटर्नली एक दूसरे को एक्सटर्नली यानी कि सर्कल के आउटसाइड में जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हमको जो एंगल बन रहा है BED, ये एंगल जो है ये आर्क के डिफरेंस के हाफ के बराबर, यानी आर्क को हमको डिफरेंस मालूम करना है, पहले आर्क को माइनस करना है और उसको हाफ करके हमको इसका मेजरमेंट मालूम करना है। आपने कर चुके होंगे, अगर आपका थर्ड चैप्टर एक्सरसाइज के ड्यूरिंग एक्सरसाइज अगर आपका थर्ड चैप्टर हो चुका है तो इस टाइप के आपने क्वेश्चन किए होंगे। और अगर कोई क्वेश्चन सर्कल के एक्सरसाइजेस बहुत बड़ी है, अगर कोई एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन ऐसा है जो हमने अभी 30 हम आपको बताने वाले हैं पूरे, अभी हमारा 28 हो गया, तो ये 30 फार्मूलाज और थ्योरम जो हम बता रहे उससे रिलेटेड नहीं है, और कोई प्रॉब्लम ऐसा आ रहा है आपको थर्ड चैप्टर में मैथ्स 2 के जो कि किसी से भी रिलेटेड नहीं है, तो है आप हमसे पूछ सकते हैं, हमको समझा देंगे, ठीक है। एक्सरसाइज बहुत वास्ट है, इसलिए इसके 30 जो है हमने पॉइंट्स निकाले हुए हैं। दूसरे चैप्टर्स के बहुत हमने 10, 12, 15 पॉइंट्स निकाले हुए, लेकिन ये चैप्टर बहुत वास्ट है इसलिए हमने इसके 30 पॉइंट निकाले हुए हैं। और जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी देखेंगे हम, तो इस चैप्टर को सबसे ज़्यादा मार्क्स है। ओके, तो नाउ 29 बाय टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम, बाय टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम। लुक हियर, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो फिगर दी हुई है, देखो इधर फिगर जो दी हुई है ये वाली फिगर, इसमें जो है PQ टेंजेंट है और PS सेकेंड। हमने आपको टेंजेंट और सेकेंड स्टार्टिंग में ही समझा दिए थे, अगर नहीं समझा तो फिर से आप वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं। PQ इज़ अ टेंजेंट एंड PS इज़ अ सेकेंड। जो टेंजेंट होता है वो सर्कल जो ऑन द सर्कल पर जो पॉइंट है उससे जो है वो गुजरता है, और जो सेकेंड होता है वो इंटरनली
अंदर की तरफ सर्कल के होता है। तो अगर ऐसी फिगर हमको आए, इसमें एक टेंजेंट नज़र आ रहा है, एक सेकेंड नज़र आ रहा है, तो उसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? जो टेंजेंट का जो स्क्वायर है यानी पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर इंटू आर एस। टेंजेंट का स्क्वायर जो है सेकेंड के जो दो पार्ट है, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली जो पार्ट है, उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। मीन्स पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर इंटू एस आर। ठीक है। नाउ द लास्ट वन इज 30 by theorem of external division of chord. This is a external division of chord. In external division of chord आप देख रहे होंगे कि दोनों 29 और 30 के फिगर में क्या डिफरेंस है, पहले चेक करेंगे। देख रहे हैं ना आप लोग क्या फ़र्क है दोनों में? ये फ़र्क है कि हमको 29 फिगर में एक टेंजेंट और एक सेकेंड दिया हुआ था, बट इन 30 फिगर में जो है हमको दोनों भी जो है सेकेंड ही दिए हुए। बाय थ्योरम एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, हम ये इसको सेकेंड भी बोल सकते हैं, या तो ये हम ऐसे भी बोल सकते हैं टी एस और पी आर क्यू। टी एस और आर क्यू दो कॉर्ड है जो एक्सटर्नली जाकर आउटसाइड में पॉइंट पी पर मिल रहे हैं, पॉइंट पी पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो इसे कहते हैं हम बाय थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ, एक्सटर्नली वो बाहर जाके टच हो रहे हैं। तो ऐसे में हम कैसे फॉर्मूला लगाएंगे? जो कॉर्ड है जो एक्सटर्नली जा रहे हैं, तो एक इंटरनली, एक सर्कल के इंटरनल में इनका पार्ट है और एक सर्कल के आउटसाइड में इनका पार्ट है, जैसे कि पी एस एन एस टी एंड पी क्यू एन क्यू आर। तो हम क्या लिखेंगे? पी एस इंटू पी टी, जो पूरा कॉर्ड है पी टी, और जो है हमको जो बाहर का एक्सटर्नली बाय थ्योरम वो एक्सटर्नल डिवीजन है ये, तो हम एक्सटर्नली जो पार्ट मिला वो लेंगे और पूरा कॉर्ड लेंगे, और यहाँ पर भी हम लेंगे पी क्यू इंटू पी आर। लोग ये बच्चे ये गड़बड़ करते हैं, बच्चे लिखते हैं टी एस इंटू एस आर, ये रॉन्ग है। हमको एक्सटर्नली डिवीजन थ्योरम, ये भी याद रखना है, ये कौन सा थ्योरम है? बाय थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। तो यहाँ पे हमको पूरा लेना है पी टी, पूरा पी टी लेंगे, और एक्सटर्नली जो है पी एस वो लेंगे, और यहाँ पर भी हम क्या लेंगे? पूरा जो है वो पी आर लेंगे, और एक्सटर्नली जो टच हो रहा है पी क्यू लेंगे। तो बच्चों देखो, इस तरह हमने 30 पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए निकाले हैं। तो इसको आप अच्छे से लर्न कीजिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बाय हार्ट कीजिए। और जो है रोज़ाना सर्कल के 5 पॉइंट्स भी अगर आप लर्न करके जो है उसको एक्सरसाइज में यूज़ करते हैं, तो 5 से 6 दिन में आप सर्कल चैप्टर में जो एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो बच्चों इसमें जो है भी आपको डिफ़िकल्टी हो या कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप जो है हमको पूछ सकते हैं। ठीक है। तो ये जो था हमारा सर्कल चैप्टर था। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो। थैंक यू।